वहां के चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो नहीं कह सकते कि लोग इतने ज्यादा उत्साहित फिर से हैं कि वो पिछली बार से ज्यादा अब इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। ऐसे में एक अलग अलग तरह से इसके आकलन किए जा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी टीम से आप उस तस्वीर को दिखाएं और इससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि समीकरण कैसे बदल गए हैं, तस्वीर कैसे बदल गई है। ये जेडीयू के ऑफिस की तस्वीर नहीं है, ये बीजेपी के पटना ऑफिस, बिहार पटना ऑफिस जो है उसकी तस्वीर है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद आदम कटआउट नहीं लगा है, बल्कि यहां पर लगा है नीतीश कुमार का। पूरे तरीके से आप ये देखिए, तस्वीर और समीकरण जो हैं वो बदल गए हैं कल जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी एक पार्टी को होने जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगले फेज में जो वोटिंग होगी उसमें 53 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी अब आप ये देखिए कि कैसे घबराई हुई और परेशान नजर आ रही है कि उसने अपने ही ऑफिस में पूरी तरीके से तस्वीर बदल दी है और यहां पर कटआउट लगा दिया है, फुल कटआउट लगाया गया है नीतीश कुमार का, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को लोगों की तरफ से एक सिंपैथी मिली है, महिलाओं का शायद उनको वोट, मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% मिला है, लेकिन बड़ी तादाद में कह सकते हैं कि मिला है। 10,000 की जो योजना आई है उस योजना का फायदा बीजेपी को नहीं लेकिन सीधे नीतीश कुमार को होता हुआ नजर आ रहा है, ये कई विश्लेषकों का मानना है। और इसीलिए बदले बदले मिजाज जो हैं वो बीजेपी के नजर आ रहे हैं। यूं तो नीतीश कुमार को रैली से गायब कर दिया गया, रोड शो से गायब कर दिया गया, लल्लन सिंह को जगह दी गई। लल्लन सिंह जो हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी की भाषा वो बोलते ही रहे और एक बार फिर से बोलते हुए नजर आए। तो क्या चाणक्य जो कहे जाते हैं, सो कॉल्ड चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के, उनकी चाणक्यगिरी क्या पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है? उनका ये कहना कि विधायक दल ये तय करेगा कि नीतीश कुमार ये कौन होगा चेहरा और कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्या ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये साफ तौर पर दिख रहा है और क्या अपनी गलती को वो सुधारते हुए नजर आ रहे हैं? ये भी एक तरह का एक आकलन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है वो बहुत कुछ अपने आप में बताती है। लेकिन इसके साथ साथ जो राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की जो बात करते रहे हैं उसकी पोल खुद भारतीय जनता पार्टी के एमपीज और खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता ही है कल राकेश सिन्हा कैसे उन्होंने दिल्ली में वोट किया था, फिर उन्होंने बिहार में भी वोट किया, पूरी तरीके से वायरल वो हो गए, सफाइयां देते वो घूम रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष से लेकर कई ऐसे नेता हैं जिनकी तस्वीर जो है वो वायरल हुई और सवाल पूछे गए और इलेक्शन कमीशन से सीधे सवाल पूछे गए कि एसआईआर फिर क्यों कराया गया था, और एसआईआर के बाद भी जब इस तरह की तस्वीरें उभर रही हैं, वो भी कोई छोटे मोटे नेता की नहीं बल्कि जो एमपी रह चुके हैं उनकी, तो फिर ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। और आज एक और तस्वीर वायरल है और ये तस्वीर है शंभवी चौधरी की, जो कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उसकी एमपी हैं और अभी लोकसभा से वो चुनी गई हैं, अभी जो 2024 का चुनाव हुआ। देखिए आप, पहले वो अपने एक फिंगर दिखाती हैं और उस पर स्याही लगी हुई, फिर सडनली वो रियलाइज करती हैं तो दूसरी फिंगर दिखाती हैं। उनके पिता जो बराबर में खड़े हैं वो एक तरह से उन्हें आंखें दिखाते हैं और पूरा हाव भाव शंभवी का और उनके पिता का पूरी तरीके से बदल जाता है, पूरी तरीके से बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। कैमरा बड़ी जालिम चीज है, वो कुछ भी छोड़ता नहीं है, कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है और हर एक आपके जो इमोशंस हैं, जो रिएक्शंस हैं, हाव भाव हैं, उन सबको पकड़ लेता है। और कैमरे ने देखिए ये पकड़ लिया। इसको लेकर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, इसको लेकर जो आरजेडी है उसकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। और अब आप ये देखिए, चुनाव आयोग की भी पोल खुल रही है, बीजेपी की भी पोल खुल रही है, साठगांठ की भी पोल खुल रही है और इसीलिए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बम्पर वोटिंग, कहीं लोगों की ये नाराजगी तो नहीं है कि आपने हमारी हकमारी की है, हमारे वोट की हकमारी की है, और इसीलिए बड़ी तादाद में लोगों ने निकलकर बिहार में इतिहास रच दिया। राहुल गांधी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया
और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा। मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया कि बिहार की जनता को हरियाणा, महाराष्ट्र या कहीं और से कंपेयर करने की भूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ना करे और वो पोलिंग बूथ पर खड़े होकर चुनाव की चोरी को रोकेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। लेकिन साथ में वो अपने डाउट्स भी रख रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाह रही थी कि अगर मैं आपको वोटिंग परसेंटेज बताऊं कि अब तक किस किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बिहार का रहा है, तो 2005 की अगर हम बात करते हैं तो 45.85% रहा। 2010 में 52.73%। 2015 की बात करें तो 56.66%। 2020 की बात करें तो 57.05%। और वही सबसे ज्यादा अब से अगर कंपेयर करें तो 2000 में रहा है और तब रहा था 62.57%, जिसका रिकॉर्ड अब 2025 में टूट गया है। पहले चरण में हम कम से कम ये कह सकते हैं। तो इसके क्या मायने हैं, इसे कैसे देखा जाए, कैसे आंका जाए? क्या ये लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है, एसआईआर के खिलाफ है? युवा खासतौर पर, क्योंकि युवाओं से जब बात की गई है वो सीधे तौर पर बदलाव चाहते हैं और बदलाव के तौर पर वो तेजस्वी को चाहते हैं। तो हालांकि एनडीए भी अपने दावे कर रही है, लेकिन उनके दावों में कितना दम है ये इसकी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि फिलहाल जुड़ गए हैं ओंकारेश्वर पांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अमरीश जी से पहले मैं ओंकारेश्वर जी आपसे आपके पास आना चाहूंगी और लग रहा है ओंकारेश्वर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बस अभी डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। जी ओके। तो ओंकारेश्वर जी, आप बिहार से भी आते हैं और बिहार की इस पूरी राजनीति पर आपकी पैनी नजर भी है। मेरा पहला सवाल, सिंपल क्लियर सवाल मेरा आपसे, कि इस जो बदलाव है, जो बिहार ने जो इतिहास रचा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 20 साल हो गए एक पर्टिकुलर पार्टी और कॉम्बिनेशन एनडीए का, बीच के 1-2 साल को छोड़ के जब आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ठीक है, शुरुआत में सुशासन का उनका वो था, लेकिन बाद के समय में ये देखा गया कि वो सारी चीजें जो है वो फिर वापस वैसे ही लौट के आ गई। चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो, चाहे डेवलपमेंट का मसला हो, वो बिहार पिछड़ने लगा, पुल ढहने लगे, करप्शन का मसला हो, वो सब कुछ आ गया। लेटेस्ट उसमें 70,000 करोड़ का सीएजी का वो है। तो मुद्दे खत्म हो गए और किसी ने गरीबी को दूर करने के साथ बेरोजगारी के दूर करने का कोई उपाय नहीं किया। आप नीति आयोग के आंकड़े रख देते हैं कि इतने वो हुए, लेकिन
लेकिन जमीन पे वही हालात हैं। वो आंकड़े अगर सच होते तो 80 लाख लोगों को आपको रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ती। कोविड के समय में देखा कि किस तरह देश में बिहार के लोग जो हैं चारों तरफ भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको वापस किस तरह से सुविधाओं से पहुंचाया जाए, जैसा कुछ राज्यों ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी करते हुए नजर नहीं आए और केंद्र सरकार ने भी मदद नहीं किया। इस बार अब देखा जा रहा है कि वहां की जनता मैसिव तरीके से बदलाव चाहती है। इसीलिए जो वोट परसेंटेज आपने बताया कि जो ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, वो एक तो बैलेट के बाद ये जो ईवीएम पे चला था उस समय भी काफी ड्रास्टिकली गिरा था। 2004 के 5 के आसपास के आपका इलेक्शन देखेंगे, क्योंकि 98 से 2004 तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी। उसी दरमियान ये ईवीएम लागू किया गया था और ईवीएम लागू करते ही जिस बिहार में 62% से ऊपर वोटिंग होती थी, वो एकदम से घट के नीचे आया, 45-46% तक रह गया था। काफी चिंता भी, लेकिन तभी से आप देखेंगे कि लगातार एनडीए सरकार सत्ता में है। आज जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यहां पर वोट चोरी हुई है, बेंगलोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका, फिर हाइड्रोजन बम प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो आंकड़े, वो जो डाटा रख रहे हैं, जो प्रमाण रख रहे हैं, उसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। बिहार के एसआईआर में हमने देखा कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए और आपने एसआईआर दो बातों को कह के किया कि हम तो एक दो मतदाता सूची को दुरुस्त कर रहे हैं। अगर आपने दुरुस्त किया है तो वो एकदम से एरर फ्री होना चाहिए। हम जीरो एरर के युग में काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में करोड़ों करोड़ फ्यूज, ये बल्ब जो है निकलते हैं, उसमें एक भी फ्यूज नहीं आता। यूपीआई पे करोड़ों लोग एक साथ वो अपना ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट करते हैं, एक भी एरर नहीं होता। तो डिजिटल में मतदाता सूची में ऐसा कैसे हो सकता है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव कहता है 1 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, और वो फिर वो 14 लाख नाम बताता है कि कितने एड्रेसेस गड़बड़ हैं, कितने बार। तो फिर आप एसआईआर काहे का कर रहे थे? हाँ, एसआईआर आपने दूसरे जो जिस नाम से कहा था कि बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं, चुनाव आयोग के किसी भी प्रेस रिलीज में घुसपैठिया शब्द नहीं है। तो ये क्या पॉलिटिकली सिर्फ भुनाने का रास्ता है? सरकार बार बार कहती है, बड़े बड़े मंत्री कहते हैं घुसपैठिया रहना चाहिए क्या, उसको निकालना नहीं चाहिए क्या? अरे साहब, जरूर निकालना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा आप कम से कम 40-50 साल से उठा रहे हैं। 2004 तक भी आपकी जो केंद्र की एनडीए सरकार रही, उसका हिसाब बता दीजिए कितने घुसपैठिए निकाले। 18-19 साल से बिहार में सत्ता में है, उसमें कितने निकाले, उसको भी छोड़ दीजिए। एसआईआर किया तो कितने में निकाल दिया। तो ये अब लोगों को लगने लगा है कि ये सिर्फ लोगों को बहलाने वाला, झूठ बोलने वाला। अच्छा, केंद्र में भी आप ही हैं, बिहार में भी आप ही हैं, तो घुसपैठिया आए कैसे, रोका क्यों नहीं? ये सब झूठ जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। इसलिए बिहार की जनता बदलाव चाहती है, वो दिख रहा है। जी जी जी, ओंकारेश्वर जी, एक और सवाल मेरा, ये जो बहुत आसानी से कह दिया जाता है, और ये शायद अगर कोई बिहार भी ना गया हो तो शायद वो भी ये कहे कि भाई नीतीश कुमार का एक महिला वोट बैंक है, वो उनको वोट करता है और वो हमेशा से उनको करता रहा है। अब उन्होंने ये रोजगार योजना लेकर आए और उन्होंने 10,000 रुपए की बात की। तेजस्वी की बात करते हैं तो माई बहन वो योजना लेकर आए जिसमें वो कह रहे हैं कि 30,000 रुपए वो देंगे और इसके अलावा भत्ता देंगे, इंश्योरेंस और तमाम तरह की चीजें उनकी वो बात कर रहे हैं। इज इट दैट इजी कि आप ये क्या एक तरह से ये बस ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं कि जो आधी आबादी है वो नीतीश के साथ है, या फिर वहां पर भी जाति, वहां पर भी क्षेत्रवाद, वहां पर भी क्या कैंडिडेट है, उनके भी अपने मुद्दे हैं, या 10,000 में बस उनको खरीद लिया गया? देखिए, बिहार की जनता बहुत जागरूक मानी जाती है। मैं बिहार से आता हूं और मैं देखता रहा हूं बचपन से कि चाहे हमारे घर में बाकी की चीजें ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स पे हमारी गहरी नजर होती है और हम उसको जीते हैं। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो कहीं से अखबार हाथ में, फुर्सत मिलते ही वो छाया में बैठ के अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, लोगों की बातें सुनता है और चर्चा राष्ट्रीय राजनीति की करता है। इतना अवेयरनेस है। गांव में दूर दूर से लोग अखबार लेने जाते थे, मैं वो देखता था। क्यों भाई, उसकी क्या आवश्यकता।
मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि चाहे अगर घर का लड़का बेरोजगार पड़ा है, घर में हर हर तरफ से महंगाई, बेरोजगारी और बाकी सब चीजों की मार पड़ी है, तो घर की हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो उससे अनअवेयर नहीं होती हैं। उनको आप 10,000 का रिश्वत दे के एक तरह से इलेक्शन का, वो आप उनको एक सर्टेन कुछ ही लोग हैं जो उसमें जा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो भी समझदार हैं वो इस हिसाब से वोट करेंगे कि क्या अब 20 साल बाद जो है वो रोटी पलटने का वक्त आ गया है, क्या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या बिहार के भविष्य का जो है युवा निर्धारण करें, उस हिसाब से देखना चाहिए। इसलिए ये कहना कि वोट बैंक है, जो देखिए मैं भी कहता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने कुछ किया, तीन चीजें बता देते हैं कि एक तो उन्होंने पंचायतों में उनके लिए किया, अगर उन्होंने शराबबंदी की तो उसका भी ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को कुछ पॉजिटिव लाभ मिला, और अब जो है वो जीविका दीदी या जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, या आशा बहनों के लिए। लेकिन ये भी सवाल ये है कि इन सब के रहते हुए पिछले चुनाव में मात्र 53 सीटें उनको आई थी, बहनों के सपोर्ट के बावजूद, महिलाओं के सपोर्ट के बावजूद तीसरे नंबर की पार्टी थे वो थे। उस समय भी तेजस्वी यादव जो है लगभग जीत गया था, और ये लोग मानते हैं, स्ट्रांगली मानते हैं कि 10 से 15 सीटें वो मैनेज हुई, क्योंकि अब तो प्रमाण आ गया है, इसलिए वो कहा जा रहा है कि इसी तरह पिछले इलेक्शन में हुआ था। उस समय भी बीजेपी नंबर 1 होके भी मेजॉरिटी में नहीं आ पाई थी। तो आज के समय में जब नीतीश कुमार डाउनफॉल पे हैं, एकदम से शारीरिक रूप से वो हैं, अब कितना महिलाएं उनको वोट देंगी, उनका वोट वापस किस तरफ जाएगा, ये एक बड़ा फैक्टर है जो देखने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी की तरफ जाएगा। जो सपोर्टर महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार को देंगी, जो अवेयर महिलाएं हैं उनके लिए और रास्ते खुले हैं, वो देखेंगे कि रूलिंग पार्टी आरजेडी बन रही है तो उसको, या कांग्रेस का राइज हो रहा है तो उसको दें, क्योंकि वोट चोरी से भी बहुत मैसिव लोगों में संदेश गया है। जी ओके ओके देयर आर सम पॉइंट जो आपने रखे हैं, जो जाहिर सी बात है बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, और बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके से इसको नहीं देखा जा सकता कि आप एकदम ये कह दें कि भाई क्योंकि नीतीश को महिलाएं हमेशा वोट करती रही हैं तो महिलाएं उनको वोट कर रही हैं और एक तरफा कर रही हैं। ये बहुत आसान विश्लेषण है एक तरह से। लेकिन अमरीश जी, आपसे मेरा सवाल, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये जो वोटर जो एक टर्नआउट हुआ है पहले चरण में इतने बड़े पैमाने पर, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगले चरण में सीमांचल आता है, और सीमांचल यानी कि सबसे बड़ी पॉकेट मुसलमानों की। तो जाहिर सी बात है वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि अगले चरण में और ज्यादा बढ़ने के ही आसार हैं, घटने के आसार नहीं लगते हैं मुझे। और 53 सीटें हैं जहां पर बीजेपी अकेली लड़ रही है अगले चरण में। तो आप कैसे देख रहे हैं? और जो नीतीश के कटआउट लगा दिए गए हैं, चेंज जो ये दिख रहा है, क्या ये नर्वसनेस को नहीं दिखाता है बीजेपी की, कि उनको अंदाजा हो रहा है? और ये भी बताया गया है कि शायद मोदी जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। अब ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं कंफर्म नहीं कर सकती इसको। देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट फेज में वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है वो साफ है कि वो उसमें महागठबंधन को लीड मिला वोटर टर्नआउट में। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो सीट्स जो फर्स्ट फेज में थी 121 सीटें, आपकी आवाज कम आ रही है, आप थोड़े तेज बोले जी। हाँ जी ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जो 121 सीटें जो पहले चरण में चुनाव में गई हैं, इनमें महागठबंधन को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पोलिंग बढ़ी है और उसमें युवाओं का जो पार्टिसिपेशन रहा है वो अद्भुत रहा है। जहां तक महिला वोटरों की बात है तो महिला वोटर तो ऐसा नहीं है कि वो सभी नीतीश के साथ हैं, एक नीतीश को एज रहा है महिला वोटरों में। लेकिन इस बार बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी मिली जो ये कह रही थी कि हमारे बेटे को नौकरी भी तो मिल सकती है अगर तेजस्वी आ गए। 10,000 रुपए में हम कुछ कारोबार, अब 10,000 में देखिए क्या है, एक निचले तबके का जो हिस्सा है वो जरूर उसको कुछ मतलब कुछ बिजनेस या कुछ फलों की दुकान, कुछ सब्जियों की दुकान वो लोग उन्होंने लगाई है। लेकिन सवाल वहां यहाँ पर यह भी है कि सबको नहीं मिला है।
बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको अभी 10,000 नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर एक र्यूमर है कि अगर हमने नीतीश को वोट दिया, नीतीश की सरकार आ गई, तो हमको मिल सकता है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि महिलाओं को 10,000 नीतीश सरकार ने दे दिया है तो महिलाएं एक तरफा जनता दल यूनाइटेड की तरफ वोट कर रही है। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे जो खबर है कि 50 to 60% महिलाओं को गया है, अभी सबको नहीं गया है। हाँ, उनके बीच ये जरूर बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमने नीतीश को वापस लाए हम, तो हमको ये मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरा डिबेट भी उनके यहाँ चल रहा है कि अगर तेजस्वी आए तो 30,000 मिल सकता है, हमारे बच्चे को नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसका मिडिल क्लास पे, और वहां का बिहार का जो मिडिल क्लास है वो केवल सवर्णों का नहीं है। बिहार में पिछले जो 89 के बाद से जो पूरी मंडल पॉलिटिक्स चली है, उसमें एक ओबीसीज का एक बड़ा हिस्सा, इंक्लूडिंग ईबीसी, उनका एक बड़ा मिडिल क्लास इमर्ज किया। तो मिडिल क्लास में अब केवल वो बात नहीं रह गई है कि शहरों में सवर्णों का आधिपत्य है और इस तरह की बातें, ये काफी पुरानी बातें हो गई। तो वो जो मिडिल क्लास उभरा है, जो खासतौर पे ओबीसी और ईबीसी का है, दलितों में भी एक बड़ा मिडिल क्लास पटना शहर में आप देखिए तो पिछले 10 सालों में उभरा है। तो ये जो सेक्शन है, ये तेजस्वी की तरफ दूसरी निगाहों से देख रहा है कि हाँ, अगर ये संभावना बनती है तो अगर एक नौकरी सरकारी मिलती है हमको। अब उसमें देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना बोलते रहे, एकेडमिक एक्सपर्ट्स जो है कि भाई ये संभव नहीं है, बिहार का जो बजट है वो 3 लाख करोड़ है। लेकिन देखिए जनता जो है वो एकेडमिज्म में नहीं जाती है, हमने देखा ये बात। जनता के बीच में थोड़ा बहुत जरूर ये लोगों को इफेक्ट कर सकता है, बहुत ही एक माइन्यूट सेक्शन को। लेकिन जो आम जनता है उसके अंदर तो बात चली गई कि ये नौकरियां संभव है मिलना, और एक मतलब पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है, तो आप जितना जंगल राज कह लीजिए, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो इसलिए देखिए यहां जो पूरी स्थिति है उसमें महागठबंधन को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे फेज में भी महागठबंधन को एज हो सकता है, और अगर दूसरे फेज में एज हो गया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 14 नवंबर को फिर जब काउंटिंग होगी तो उस दिन मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को मैनेज करना। क्योंकि देखिए हम लोगों को किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। हमको ये बात अब जब राहुल गांधी इतनी बार कह चुके हैं और बाकी सब लोग भी, मतलब सब लोग ने देखा है, यहाँ के बुद्धिजीवी कह चुके हैं, और अंदर से जिसने चुनाव को नजदीक से देखा है, मतलब काउंटिंग बूथ में जाके, उसमें जाके तो हम लोग ने देखा है। तो हम लोग जानते हैं कि मैनिपुलेशन तो हो ही सकता है, और जो टाइट कंटेस्ट होते हैं उनमें मैनिपुलेशन होता है। लेकिन अगर महागठबंधन को 2 या 3% भी लीड मिल गई, क्योंकि पिछली बार देखिए जो एनडीए महागठबंधन में जो फर्क था वो 0.03 का था। अब 0.03 का फर्क ही इस बार दोहराया जाएगा, नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम अगर 2% की भी लीड महागठबंधन ले आए ओवरऑल, तो उससे उसकी कम से कम 20 से 25 सीटें बढ़ जाएंगी, 20 तो मिनिमम बढ़ जाएंगी, और वो मेजॉरिटी के करीब हो जाएगा। क्योंकि जब तक सेकेंड फेज का चुनाव नहीं हो जाता तो सीटों के बारे में कोई प्रिडिक्शन करना गलत होगा कि कितनी सीटें मिलेंगी एग्जैक्टली, क्योंकि बिहार में लेकिन ये तो तय है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी स्थिति नहीं होगी। ये तय है कि वहां वो स्थिति नहीं होगी कि एकदम से चुनाव पलट गया और वो पूरी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीत गई या यहाँ पर एनडीए जीत गए। अब लोगों ने कहना शुरू किया है कि नीतीश को तो आप देखिए प्रमोट किया जा रहा है, तो अब जब प्रमोट किया जा रहा है तो नीतीश भी ले जाएंगे। लेकिन वहां एक खेल है, वहां खेल ये है कि जेडीयू जो 101 सीटों पर लड़ा है, वहां तो नीतीश हो सकता है मजबूत हो, वो भी हो सकता है। लेकिन जो बीजेपी 101 सीटों पर लड़ रही है, क्या जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता जो अपमान हुआ है नीतीश कुमार का, उसको वो भूल जाएगा, उसको वो माफ कर देगा? 29 सीटें जिसमें एलजेपी लड़ रही है, और एलजेपी ने 2020 में हरवाया था जनता दल यूनाइटेड को, तो क्या वो 29 सीटें जिसपे एलजेपी लड़ रही है, क्या और उसमें 12 सीटें बीजेपी लड़ रही है एलजेपी के सिंबल में, 29 में से 12, तो क्या लोग भूल जाएंगे? क्या चिराग पासवान को दे देंगे? क्योंकि 29 सीटों में बहुत जरूरी है कि चिराग पासवान कम से कम 10 से 15 जीते। अगर वो नहीं जीते, अगर वो 2 पे आ गए, अगर वो 3 पे आ गए, तो ये एनडीए को बहुत बड़ा धक्का है।
और वो 2 या 3 पे आ जाएं, ये जनता दल यूनाइटेड का एक हिस्सा चाहता है। एक ये भी बात चल रही है कि इलेक्शन के बाद अगर नीतीश की 50 सीटें भी आ गई, पिछली बार 43 थी, इस बार 50 से 60 के बीच अगर आ गई, तो ये भी हो सकता है कि आरजेडी के साथ मिलके एक पूरी फिर तो कहानी बदल जाएगी कि आरजेडी के साथ मिलके वो सरकार बना सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो हम लोग किसी दूसरी उसमें चर्चा करेंगे। जी ओके। और जी आप म्यूट कर लीजिए जरा अमरीश जी। जी ओके, थैंक यू। ओंकारेश्वर जी, मैं अभी देख रही थी प्रधानमंत्री औरंगाबाद में थे और वहां पर वो कह रहे थे कि भैया की अगर सरकार आएगी तो कट्टा, दुनाली, फिरौती, रंगदारी, बच्चों को रंगदार बनाएंगे, उसकी ट्रेनिंग वो देंगे। ये प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। खैर, अब आपने भी शायद और हम जैसे लोगों ने ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया है कि कोई भाषा की कोई मर्यादा उनके पास है। ये भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया है कि वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ एक पार्टी के प्रचारक नहीं हैं। वो शायद इलेक्शन आते ही सब कुछ भूल जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह के रंग ढंग में वो उतरते हैं, कभी कभी शर्मिंदा ही होना पड़ता है या अक्सर शर्मिंदा ही होना पड़ता है कि ऐसी भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। एक तो ये बात ये, और दूसरा, जब हम बिहार को महिला, युवा और इस तरह से अगर हम बांटें, अगर हम इसको सेग्रीगेट करें, तो क्या आपको लगता है कि कौन सा वोट बैंक किस तरफ ज्यादा जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या आप ये अभी कर पाएंगे कि आपको लगे कि महिला, युवा, या फिर एक तरह से जो हम कहें कि जिन्होंने लालू का भी राज देखा, जिन्होंने नीतीश का भी राज देखा, जिन्होंने बिहार को बनते और बिहार को 2 हिस्सों में देखा, ये सारे लोगों को क्या अलग अलग तरीके से हम ये देखें, या आपको लग रहा है और क्षेत्रवाद और जातिवाद में हम इसको बांट कर देखें, या फिर कुछ अलग ही बिहार में इस बार चल रहा है? देखिए, बिहार में इस बार जो है वो उसको नटशेल में कहें और मीडिया की भाषा में कहें तो बयार बदलाव की चल रही है। लोगों ने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया, सबको मौका दे दिया, है ना। अच्छे दिन भी आपके देख लिए। अब तो वो देख रहे हैं कि ये अच्छे दिन जो है वो बुरे दिनों से ज्यादा बुरे हैं। आप जो सो कॉल्ड कहते हैं, किस पैमाने पर आप कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया? विकास का पैमाना हो, कानून व्यवस्था का पैमाना हो, रोजगार देने का मसला हो। रोजगार में भी मनरेगा में 30% कम ही बिहार को मिल रहा है और पैसे कम मिल रहे हैं दूसरे राज्यों की तुलना करें। गुजरात में जो आपने डेवलपमेंट की चीजें दी हैं मैसिव पैमाने पे, वहां के लिए तेजस्वी ने भी इस बात को उठाया था कि वहां आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं और बिहार में आप कट्टा की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब आपकी सरकार 18 साल से 20 साल से है तो आपने कट्टा संस्कृति खत्म नहीं की। वहां आपने वहां पर डेवलपमेंट दिया, आपने वहां रोजगार दिया। आज 10,000 रुपए जो आप दे रहे हैं उसको आपने 10 साल पहले दिया होता, 5 साल पहले दिया होता, आपके स्टार्टअप इंडिया के उसमें कितना गया, स्किल इंडिया में आपका कितना बिहार में आया और उसके तहत कितने स्किलफुल लोग हुए। आज आप कह रहे हैं कि ऐसा हम कर देंगे, शुगर मिल अगले 5 साल में खोल देंगे। आपने 15 साल में क्यों नहीं खोला उसको? और कौन सी इंडस्ट्री लेके आए आप? तो ये जो जितने सवालात हैं वो सवाल वापस घूम फिर के एनडीए पर आते हैं कि आपके सारे वायदे फेल हो गए। आप कट्टा की बात कहते हैं और वो जुमला की बात करते हैं। आप दूसरी चीजों का भय दिखाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब अब तो झूठ की पराकाष्ठा है। आप किस किस बात में झूठ बोलेंगे? सबसे लेटेस्ट आरके सिंह केंद्र में गृह सचिव रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 2 बार आरा के हमारे जिले के सांसद रहे। वो अगर आरके सिंह ये सवाल उठाते हैं कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो अब ये तो कोई बाहरी नहीं है ना, ये आरोप नहीं है, ये एक जिम्मेवार व्यक्ति भीतर से बैठा हुआ लगा रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा ना कि ये क्या है, और लोग फिर देखेंगे ना कि फिर तो आपने जो कहा था कि हम करप्शन फ्री स्टेट देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये हो क्या रहा है? और इस तरह एक नहीं है। पहले के माननीय प्रधानमंत्री के अपने स्पीच को सुन लीजिए, जिस समय उनका गठबंधन थोड़े समय के लिए उसमें जेडीयू के साथ टूटा था और जिस समय आरजेडी जेडीयू ने सरकार बनाई थी, उस समय अमित शाह जी ने क्या कहा था
कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि उनका डीएनए खराब है, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने डीएनए की भरमार वो सब नाखून और पता नहीं कितनी चीजें बाई पोस्ट भेजी गई थी। अब वो डीएनए ठीक हो, उसी दरमियान उन्होंने एक पूरी लिस्ट पढ़ी थी कि बिहार में ये घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ। एक आध साल के भीतर में जब वापस जेडीयू में नीतीश कुमार आ गए तो वो सारे घोटाले खत्म हो गए, उनकी फाइलों का क्या हुआ? तो कोई भी पैमाना है वो नहीं है। और आज क्या है, बिहार को एक नए यूथ लीडरशिप की जरूरत है, चाहे वो यूथ लीडरशिप जहां से भी आए। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, बिहार वो देख रहा है कि नहीं, हमारे लिए अब कुछ चेंज चाहिए। आप खामखा आरोप लगाते हैं किसी के, जितने आरोप लालू प्रसाद हैं उससे ज्यादा आरोप अब कई नेताओं पे लग गए, अब पूरे की पूरी व्यवस्था पे लग गए। तब तो फिर बात खत्म हो गई ना। आपने परिवारवाद की बात उठाई तो इधर भी परिवारवाद कम नहीं है। एक ही परिवार में पता चला कि ससुर को भी, पतोहू को भी, बेटी को भी, समधन तमाम जो है वो टिकट बंटे हैं, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। तो आपके पास मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान बिहार में होता नहीं है। घुसपैठिया के नाम पे आप जो मुद्दा उठाते रहे, आज मैं एक केंद्रीय मंत्री को सुन रहा था, वो दूसरे उठा रहे थे सवाल, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सबके बुर्का उठा के और हम पहचान देखेंगे। ठीक है, पहचान देखिए, सिक्योरिटी के नाम पे देश भर में और दुनिया भर में ये होता है, दैट्स ओके। लेकिन फिर चुनाव आयोग जब कहता है कि हम वीडियो फुटेज माताओं बहनों के नहीं दे सकते, उसमें कौन सा लॉजिक है? जब आप उठा के बुर्का और आप सबकी पहचान सुनिश्चित सिक्योरिटी वाले करते हैं, तो देश को भी ये जानने का हक है ना कि उस समय वोटिंग में क्या हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। क्योंकि वैसे भी जो कैमरे का फुटेज होता है वो सिर्फ इतना ही देख सकता है कि एक व्यक्ति हाथ रखा, इतना माइन्यूट नहीं होता कि किस पार्टी को दिया। तो ये सारी बातें जो हो गई हैं, इसमें लगता है कि बिहार में थोड़ा चेंज का वो है। बावजूद इसके लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि सिस्टम आपके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसने जो एसआईआर अभी अभी किया है, उसके बावजूद जो है गड़बड़ियां हैं, तो फिर तो राम भरोसे है। जी जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है और जाहिर सी बात है ये लोग, ये जनता भी ये जान रही है, भले ही जो मीडिया का बड़ा धड़ा है, मीडिया भी कहना अब उससे शर्मिंदगी ही लगती है, क्योंकि मीडिया जैसे उनके कोई काम है नहीं और वो तो सिर्फ गुलामी कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको देखते हैं और वहां पर तो ये दिखाया जा रहा है वही 400 पार की बात। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो इतिहास रचा है बिहार ने इतनी बम्पर वोटिंग करके, वो दरअसल एनडीए के फेवर में है। जाहिर सी बात है, उनको ब्रीफिंग होती है, उन्हें वही कहना है, वही वो कहते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अमरीश जी, सवाल यही मेरा कि क्या आपको ये लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है, क्या वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या एआईएमएम या फिर दूसरी पार्टियों में वो जाता हुआ नजर आ रहा है? और जो प्रशांत किशोर हैं, कुछ लोगों का अब ये कहना है कि हालांकि माना तो उनको बीजेपी की बी पार्टी जा रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो महागठबंधन से ज्यादा वो नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको ये सही लगता है विश्लेषण, या आपका अपना कोई और विश्लेषण है? अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। अपनी आपकी तरफ से शायद हाँ, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. Please go on. I can hear you. I can hear you. तो देखिए, इसमें जो है दो बातें हैं। जो मुस्लिम वोट की जहां तक बात है, जो बीजेपी को जो ये डर लग गया कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है महागठबंधन के पक्ष में, और जो नीतीश काटा करते थे उनको भी मुस्लिम वोट मिलता था, तो वो इस बार शायद ना हो, इसीलिए उन्होंने नीतीश को आगे बढ़ाना शुरू किया। और दूसरे फेज में वो चाहते हैं कि नीतीश का चेहरा बिल्कुल सामने रहे। हालांकि अभी भी इसमें बहुत बड़ा एक डाउट है कि नीतीश प्रधानमंत्री के साथ किसी मीटिंग में शेयर करेंगे कि नहीं। उनका नहीं करना अभी तक उनका नहीं करना, ये एक मैसेज देता है, ये एक संदेश देता है। और जो पहले फेज में नुकसान एनडीए को हुआ वो साफ है। और पहले फेज में मुस्लिम वोट 90 से 95% वो महागठबंधन को पड़ा है। अब अगले फेज में ये लोग पूरी कोशिश करेंगे
कि जनता दल यूनाइटेड को आगे करके हम मुस्लिम वोट को डिवाइड करें। और ये ऐसा बेल्ट भी है जहां मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा है, जो अभी दूसरे फेज में रखा भी। ये जो 2 फेज बांटे गए हैं ये भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कांग्रेस महागठबंधन वो इसको काउंटर कैसे करता है, क्योंकि देखिए ये तो गेम वो लोग चलेंगे और जनता दल यूनाइटेड अपनी, भाई जनता दल यूनाइटेड अब कोई एक पार्टी नहीं रह गई, उसमें गुट हो गए। अब नीतीश के जो फॉलोअर्स हैं, जो ये हैं, वो एक तरफ हैं, ललन सिंह और संजय झा और इस तरह के लोग हैं, वो एक, उसमें बीजेपी ने घुसपैठ कर लिया है। बीजेपी की ये भी प्लानिंग है कि अगर चुनाव के बाद वो नीतीश को, अगर मान लीजिए एनडीए को ऐसा लगता है कि वो सरकार बना सकते हैं, नीतीश को उन्होंने सीएम नहीं प्रोजेक्ट करना चाहा, अपना सीएम वो देना चाहते हैं, तो नीतीश अगर उधर चले गए तो वो जेडीयू को तोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको एक खास नंबर ऑफ एमएलए चाहिए जेडीयू तोड़ने के लिए, ये बात सब लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार की स्थिति बहुत, मतलब बिहार की सिचुएशन पेचीदा है। अभी देखिए प्रशांत किशोर की बात आपने की। अब प्रशांत किशोर देखिए, जो उनका पूरा थ्रस्ट था, अभी आपने देखा होगा एकदम से वो आगे बढ़े और इस तरह से आगे बढ़े कि जैसे वीपी सिंह वगैरह के दौर में दिखाई पड़ता था, लोग दौड़ने लगे उनके पीछे, एक वेव जैसी दिख रही थी। फिर अचानक जब 6 तारीख को पोलिंग होनी थी, उसके पहले उनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ। करीब 2-3 दिन से उनका ग्राफ गिरा। कम से कम 3 या 4 ऐसी जगह हैं, जो 3 पहले थी उसको छोड़ के 3 या 4 या 7 या 8 ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी ने प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को या तो बैठाया है या वो बीजेपी के पक्ष में उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। ये एक बात सामने आई है। लेकिन कमोबेश अभी भी जनस्वराज लड़ रहा है, अभी भी वो बना हुआ है। यहां पर सबसे बड़ा खेल एक जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो अपनी 10-15 सीटें ले आए, 16 सीटें ले आए, या बीजेपी ये समझे कि उनको लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तो क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक युवा चेहरा है और तेजस्वी, देखिए तेजस्वी के खिलाफ प्रशांत किशोर को उतारना, 2-3 साल से मेहनत करना, नीतीश कुमार को नहीं चाहना, ये सब तो दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर को एक केंद्र ने ही उनको एक योजना के तहत भेजा है। लेकिन इस खेल में होता क्या है कि योजना के तहत आप जो भेजते हैं उसमें एग्जैक्टली योजना के तहत ही सारा काम हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें हम ये जरूर कहेंगे, अभी जो दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर एक तरीके का सेफ्टी वॉल्व है, कि अगर उनकी सीटें आती हैं, और बीजेपी भी उनको लास्ट में कुछ सीटें दिला सकती है, नहीं भी दिला सकती, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक इनका बैकअप प्लान है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनी, अगर उनको लगा कि बीजेपी प्लस प्रशांत किशोर प्लस और जो बाकी पार्टीज हैं वो मिलके सरकार बना सकती हैं, राज्यपाल उनके हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो वो ये मौका नहीं गवाएंगे, वो पीके को प्रोजेक्ट कर देंगे। और जो पीके ने लिख के दिया है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, आप देखिएगा 14 तारीख के बाद उनको इसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये पूरी सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने पीके क्या इमेज देखिए उन्होंने क्या बनाई है, एक अपर कास्ट लिबरल की, जो पहले 89 के पहले जो कांग्रेस के लीडर्स हुआ करते थे, सवर्ण तबके से थे, लेकिन उदार इमेज थी बिहार में। तो ये जो पूरी तो वो उस तरीके का उनको रिकास्ट करने की कोशिश की, ताकि वो मुसलमानों को भी एक्सेप्टेबल हो, वो बाकी सेक्शंस को भी एक्सेप्टेबल हो, अंदर से वो बीजेपी को भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो देखिए गेम पूरा बिहार में हुआ है, इसको अब जनता कैसे डिफीट करेगी कि नहीं, लेकिन इतना तय है कि जो स्क्रिप्ट दिल्ली ने तैयार की, वो स्क्रिप्ट बिल्कुल जैसे उन्होंने सोचा है उस तरह से लागू नहीं हो रही है। ये इतना हम आज की तारीख में कह सकते हैं जी। ओके लास्ट कमेंट बहुत संक्षेप में म्यूट कर लीजिए अमरीश जी, थैंक यू। लास्ट कमेंट आपसे कि आप प्रशांत किशोर को किस तरह से आंक रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वो महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं या बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या वो किंग मेकर की किसी भूमिका में है? क्योंकि जितने सर्वे अब तक आए हैं 8 से 10% उनको दिखाया जा रहा है, यानी कि डेंट तो वो मार रहे हैं, और युवा उनके साथ नजर आए, और मीडिया ने जिस तरह से उनको सेल किया है चारों तरफ हर जगह, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि
प्लेटफॉर्म छूटा होगा, डिजिटल का भी और मेन स्ट्रीम का भी, जहां वो नजर ना आए हो। तो इसके क्या, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? और क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते तो सबको नजर आते हैं, लेकिन नुकसान किसका करते हुए वो आपको ज्यादा लगते हैं? अनम्यूट कर लें जी। दिया आपकी आवाज जाता नहीं आ है। रही है। जी जी, आ रही है हाँ, जी। जैसे जैसे सिंबल दिया जाता है तो ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन पॉलिटिक्स में जब आप किसी के फेवर अनफेवर में उतरते हैं एज ए पार्टी, तो उस समय किसी का ऑथराइजेशन तो लेके आते नहीं है कि आप कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ से या वाकई इंडिपेंडेंट हैं। वो कैसे जज होता है? आपके हर एक्शन से कि आपकी पार्टी की पॉलिसीज क्या हैं, प्लान्स क्या हैं, आपके स्टेप्स क्या हैं। तो शुरू में तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं, तो उन्होंने सम्राट चौधरी से लेके दिलीप जायसवाल से लेके अशोक चौधरी पे सब पे आरोप लगाए ताकि ये लगे कि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। लेकिन फिर उन्होंने जो कहना करना शुरू किया, जो टिकटों के बंटवारे से नजर आया कि आप इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को हराने के लिए टिकट दे रहे थे, उसके पर्टिकुलर कास्ट के आधार पर टिकट। और ये भीतर से ही खबरें आई कि भाई किस तरह से बंटवारा हो रहा था। टिकटों के बंटवारे में आपने इस बात का ध्यान रखा कि हम सिर्फ वोट काट सकें, जहां जीते हैं वो कम सीटें हैं, वोट कैसे काटेंगे, और वो भी जो है ऑपोजिशन के वोट काटेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि रूलिंग के जब ये वोट काटने लग गए और इन्होंने बीजेपी के स्टेट नेतृत्व को धाराशायी कर दिया अपने स्टेटमेंट से, वो डिफेंसलेस हो गए। आरके सिंह जैसे लोगों ने भी सवाल उठा दिया कि भाई करप्शन के इतने गंभीर आरोप हैं तो ये बताएं। अब उस हालत में फिर इनको विड्रॉ किया गया। जो कहते हैं कि 3-4 सीटें जो है उनको बिठाया गया, उनके कैंडिडेट को, या उनको नॉमिनेशन वो फाइल नहीं करने दिया गया उसमें, और वो और भी बहुत सारी चीजें हुई। फिर इन्होंने खुद को कहना शुरू कर दिया कि लोग मुझे वोट कटवा मानते हैं तो माने। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई या तो 10 सीटें जीतेंगे, 10 से नीचे या 150 से ऊपर। अब आज की तारीख में 150 से ऊपर तो कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है, जो लड़ाई है। तो 10 से नीचे अब कितनी आएंगे, क्या आएंगे, उसमें है। तो इन्होंने खुद को अपने आप ही ये बता दिया कि वो रेस से बाहर हैं। और जब वो आए थे, एक बात बताइए, नेशनल मीडिया क्या ये नहीं सोचता है कि आप किसी व्यक्ति को अचानक इतना सारा इंटरव्यू देने कैसे लग जाते हो भाई? ऐसा इतना तो बिहार में अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो जो भी है वो उनके कैंडिडेट, उनको तो कोई दे नहीं रहा भाव। और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उसको तो कोई इतने मैसिव पैमाने पे भाव नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं से प्रोजेक्टेड थे, कॉर्पोरेट प्रोजेक्टेड हो, पार्टी प्रोजेक्टेड हो, ये एक्सपोज हो गए कि ही इज नॉट ए न्यूट्रल थर्ड फोर्स। अगर आप न्यूट्रल थर्ड फोर्स नहीं है तो फिर तो आपके बारे में जनता जो है अपने हिसाब से फैसला करेगी। ये है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और बहुत कम दिन बचे हैं, 14 तारीख को ये सारे आकलन कितने सही कितने गलत साबित होंगे ये पता चल जाएगा। और आजकल हर कोई बहुत ज्यादा कॉशियस होकर अपने विश्लेषण को रखता है, क्योंकि चुनाव आयोग एक नई पार्टी है, चुनाव आयोग जिसके बाद विपक्ष करता है, उसके बारे में तो हम कोई आकलन कर नहीं सकते हैं, उसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं कि उसका कितना खेल है और उसका खेल कितना और किसके लिए फायदेमंद है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो खेल कितना हुआ है और किस तरह से हुआ है वो देखना पड़ेगा, वो तो पता चलेगा 14 तारीख के बाद ही। लेकिन ये जरूर है कि हवा जो है वो एनडीए के बरखिलाफ है, ये जरूर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।